आज की मैली चादर है सदियों से। अम्मी रोए ना, प्लीज ना रोए, आपा के लिए दुआ करें। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे बुला ले, मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। पापा की तबीयत कैसी है? जोहा की नब्ज डूब गई थी, लेकिन अब तबीयत काफी बेहतर है। बेटा मुझे उसके पास ले चलो। आंटी, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है, बल्कि मुझे भी उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया है। अम्मी, इस तरह हम नहीं जा सकते आपा से मिलने, डॉक्टर्स चिढ़ जाते हैं अगर रश लगे तो। हाँ, शिराज, क्या बात है, इतनी जल्दी दफ्तर से आ गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं समझता था कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन वो मेरी खाम ख्याली थी। क्या मतलब? आज मुझे मालूम हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप मुझसे भी छुपाती हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसको बुनियाद बना के तुम मुझ पे शक कर रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो? एक बात मुझे सच सच बताइएगा, भाई ने मरने से पहले कोई वसीयत तैयार की थी? उस वसीयत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो कोई वसीयत नहीं लिखी और ना ही मुस्तकबिल में लिखने का कोई इरादा है। बात यह नहीं है, बात यह है कि आपको उस वसीयत का इल्म था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मेरे लिए उस वसीयत की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत थी और है। इसी वसीयत के खौफ से आप पोता हासिल करना चाहती हैं। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा। आंटी प्लीज, आप खुद को संभालें। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर जोहा की तीमारदारी और उसको कौन संभालेगा? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? जोहा की हालत क्रिटिकल है, या अल्लाह खैर करे। हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लिए क्या हुक्म है? कोई दवा या कोई और चीज? किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बस आप लोग दुआ कीजिए। अम्मी, खुदा के लिए इन्हें संभालो, रो रो के ये अपनी तबीयत और ज्यादा खराब कर लेंगे। आंटी प्लीज खुद को संभालिए। मैं तो आपकी मिसालें देता हूँ लोगों को कि आप बहुत बहादुर हैं। प्लीज आप खुद को संभालिए। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इसका मतलब है कि आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई तो बात थी। चले ये बताइए कि क्या भाई को अपनी मौत का यकीन था? नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मेरा यास तो सेहतमंद, हंसता खेलता, पता नहीं जोहा ने उसको क्या कर दिया। इसका मतलब है कि भाभी भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। बताइए। मतलब क्या तुम्हारा? भाई और भाभी में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर इख्तिलाफ था तो बात करो आगे। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं इस वक्त आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूं कि वो क्या हालात है जिसकी वजह से भाई ने वसीयतनामा तैयार किया। बताइए मुझे। मैं जानता हूं आपको सिर्फ अंजुम की दौलत नजर आ रही है, उसके किरदार और सीरत से आपको कोई गर्ज नहीं। तुम जो चाहो समझो। आजकल के जमाने में दौलत की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तुम जो ये दिन रात सर खपा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, है किस लिए? दौलत के लिए ना, और किस लिए? दौलत की जरूरत और हवस में बहुत फर्क है अम्मी। अगर आपकी नजर में दौलत की इतनी इंपॉर्टेंस है
कि आपको अपने बेटे और पोते की खुशी का भी ख्याल नहीं, तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले। क्या? आज तक मैंने अपनी मेहनत से जो भी कमाया, मेरी उस दौलत और जायदाद पर अंजुम का कोई हक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो दौलत मैंने सिर्फ अपनी बीवी और बेटे के लिए कमाया। उस दौलत और जायदाद पर सिर्फ उन दोनों का हक है। इस दौलत और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। इस पर जोहा और तुम्हारे बच्चे का कोई हक नहीं है। कमाल है अम्मी, जिस तरह मेरी मेहनत पर आप अपना हक जता रही हैं, उसी तरह मेरे बेटे को पूरा हक है कि अपने बाप की दौलत को अपना समझे। तुम होश में नहीं हो इस वक्त अयाज। तुम अगर अपनी सारी दौलत और जायदाद जोहा और अपने बेटे के नाम कर दोगे तो खाओगे कहां से शादी के बाद? अंजुम अपने साथ बहुत दौलत ला रही है, बीवी के पैसे पे ऐश करूंगा? अयाज, खुदा के वास्ते बेवकूफी की बातें ना करो। अम्मी, ये बातें मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है और मेरी वसीयत के मुताबिक मेरी तमाम जायदाद दौलत पे सिर्फ जोहा और मेरे बच्चे का हक। क्या मिला आपको भाई की दूसरी शादी करके? अंजुम की दौलत भी ना मिली, औलाद भी हाथ से चली गई, और जो दौलत आपके बेटे की थी तो उस पर भी आपका कोई हक नहीं रहा। तुम क्या समझते हो? जोहा ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, उसकी दौलत भी हजम कर लेगी? आपको अब भी उम्मीद है? हैरत है। मैं कभी भी जोहा को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मम्मी, भाभी की जिंदगी कितनी रह गई है? वो तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, और आप हैं कि बच्चे हो तुम नहीं समझोगे। मुझे भी पता है कि जोहा के लिए अयाज की दौलत बिल्कुल बेकार है, लेकिन जोहा को ढाल बनाकर उसकी माँ जो खेल खेल रही है वो तुम नहीं समझोगे। अयाज की दौलत का फायदा उसकी माँ और उसकी बहन को होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरा पोता मेरे पास आ जाए ताकि अयाज की दौलत उसके बेटे के काम आए। इफ्तिखार साहब, जोहा की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ तो कीजिए। हम कोशिश तो कर रहे हैं, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों के जज्बात का एहसास है, लेकिन मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मेरा मतलब है कि जोया के कोई रिश्तेदार और अजीज हैं तो आप उनको बुला लीजिए ताकि वो उनसे मिल सके। सुहागा हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। मेरा मतलब सास, नन, देवर, बेटा। डॉक्टर साहब, जोहा का बेटा तो इतना छोटा है कि उसे ये भी एहसास नहीं है कि उसकी माँ किस कदर तकलीफ से गुजर रही है। ठीक है, बस आप लोग जोहा के लिए दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अब दवाओं ने काम करना छोड़ दिया। कल अदालत में हमारी पेशी है, पर मुझे अपने वकील पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। मम्मी जान, अगर हमारे केस में जान होगी तो वकील कुछ करेंगे ना। हमें तो सिर्फ एक वसीयत का इल्म है। भाई ने भाभी को और कितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक कह रहे हो सकता है। और अगर भाभी से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो मैं किसी न किसी तरीके से पता करवा लेता। तो फिर अब क्या करें? ये तो कल हेयरिंग के बाद ही मालूम होगा कि हम कहां खड़े हैं। ये केस चाहे कितना ही मुश्किल हो, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन हरगिज नहीं है। तुम देखना, एक दिन मैं अपने पोते को हासिल करके ही रहूंगी। देख लेना तुम।
योर ऑनर, पहले तो मैं अपनी मौक्कला जोहा बेगम की गैर हाजिरी की वजह बताना चाहता हूँ। वो इस वक्त शदीद बीमार हैं और आईसीयू में एडमिट हैं। योर ऑनर, आपकी इजाजत से मैं इस नुक्ते की वजाहत करना चाहता हूँ कि सुरैया बेगम जोहा और उसके बेटे की खिदमत करने में मुखलिस क्यों नहीं है। इजाजत है। योर ऑनर, सच तो यह है कि शादी के बाद सुरैया बेगम ने कभी भी जोहा को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया, तो वो उसकी खिदमत कैसे कर सकती है। जोहा की खिदमत का मतलब है उसकी बीमारी पर कसीर अखराजात। तो फिर सुरैया बेगम अपने पोते की कस्टडी क्यों चाहती है? ये बात भी वाज़ेह है कि उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और उसकी देखभाल पर लाखों रुपए खर्च होंगे। सुरैया बेगम अपने पोते को सिर्फ और सिर्फ दौलत के हुसूल के लिए हासिल करना चाहती हैं। योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील ये बात भूल रहे हैं कि जिस बच्चे को मेरी मौक्किला हासिल करना चाहती हैं, उस बच्चे से मेरी मौक्किला का खूनी रिश्ता है। वो दरअसल अपने मरहूम बेटे की निशानी को सीने से लगा के रखना चाहती हैं। योर ऑनर, इस मामले में बच्चे की मोहब्बत है और दौलत की कोई हैसियत नहीं। सुरैया बेगम का असल मकसद अपने बेटे अय्याज अहमद की दौलत को हासिल करना है, और इस बात का सबूत मरहूम अय्याज अहमद की ये वसीयत है जो मरहूम ने अपनी वफात से कुछ अरसा कबल तैयार करवाई थी। इस वसीयतनामे की तस्दीक के लिए योर ऑनर, मैं उस वकील को अदालत में पेश करना चाहता हूं बतौर गवाह जिसने मरहूम अय्याज अहमद की इस वसीयत को तैयार किया। ठीक है, गवाह आइंदा पेशी पर पेश हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोर्ट में इफ्तिखार से मालूम हुआ कि भाभी आईसीयू में है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दुआ करने को कहते हैं। हमारी दुआएं तो भाभी के साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो भाभी को नई जिंदगी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई खिदमत। देखिए, माजी में जो कुछ हुआ या अब जो हो रहा है वो एक तरफ, लेकिन आज मैं खुलूस से दिल से आप लोगों से कह रहा हूं कि बस आप ही के लिए दुआ करें। आंटी, क्या मैं भाभी से अंदर जाकर मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, अगर डॉक्टर इजाजत दे तो मिल। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। अम्मी, वैसे आज सूरज कहाँ से निकल आया है? इन लोगों को भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे तो इसमें भी सुरैया बेगम की कोई चाल महसूस होती है। वैसे हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए इन्हें। अभी तो केस चल रहा है कोर्ट में, हमारे खिलाफ कोई साजिश ना कर बैठे ये लोग। तुम ठीक कहती हो बेटा। यही हरकतें जहर लगती हैं शिराज की। पता नहीं बगैर बताए कहाँ चला गया। कहाँ चले गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम कहीं सोहा को देखने तो नहीं गए थे? जी हाँ। मुझसे पूछे बगैर? मम्मी, दरअसल बात यह है कि हम ये केस हारते जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि अदालत से आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े। मुझे पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बात करो। मम्मी जी, हमें भाभी और उसकी फैमिली से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। ये नहीं हो सकता।
ऐसा करना होगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं सुरैया बेगम उस 2 टके की औरत के सामने घुटने टेक दे और वो अकड़ कर मेरे सामने चले, मेरा मजाक उड़ाए? मम्मी जी, कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी इंसान को झुकना पड़ता है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करती। तो फिर तैयार हो जाइए। 2 पेशियों के बाद अदालत जब आपके खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी, फिर आप। चुप हो जाओ शिराज। मैं किसी हालत में भी ये केस हारना नहीं चाहती। मुझे हर हाल में अपना पोता चाहिए। तो ठीक है, फिर आप इस जंग को अपने तरीके से जीतने की कोशिश करें। अच्छा, नाराज मत हो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मम्मी जी, सबसे पहले तो आप इस केस को बिल्कुल छोड़ दें। इस केस को वापस ले लें आप। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कड़वा घूंट तो आपको पीना होगा। देखिए मम्मी, भाभी की जिंदगी तो चंद दिनों की है, फिर उसकी माँ और बहन से डील करना होगा। पहले भी सारा फसाद इसी का खड़ा किया हुआ था, अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, फिर देखिए कि मैं इस सब मसले को कैसे टैकल करता हूं। प्लीज मम्मी। आप क्या सोच रही हैं? मेरा तो दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शराज आज जोहा को देखने के लिए आया था। अच्छा, तुमसे कोई बात हुई? हाँ, मुझसे अदालत के बाहर मुलाकात हुई थी। जोहा की तबीयत के बारे में पूछ रहा था और ये भी पूछ रहा था कि जोहा किस हॉस्पिटल में एडमिट है। आज तो शराज का रवैया खासा बदला हुआ था, जोहा से हमदर्दी जता रहा था। लगता है सुरैया बेगम को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है। शराज तो अच्छे मिजाज का इंसान है, मगर उसकी माँ डायन है, वो तो डायन। अल्लाह करे जोहा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि जब अदालत हमारे हक में फैसला करे तो उस वक्त जोहा हमारे साथ अदालत में मौजूद हो। अल्लाह करे ऐसा ही। अभी तो मैंने सिर्फ अय्याज की वसीयत अदालत के सामने पेश की है, तो सुरैया बेगम के औसान खता हो गए हैं। अब आप ये सोचें कि जब मैं जोहा की वसीयत अदालत में पेश करूंगा तो सुरैया बेगम का क्या होगा। मकारों को अल्लाह पाक इस दुनिया में भी जिल्लत देता है और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह। अगली पेशी में अगर वकील ने ये गवाही दे दी कि ये वसीयत अयाज की मर्जी से तैयार हुई थी, तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा ना। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि वकील अदालत में पेशी ना हो। ओह, ताकि आप ये साबित कर सकें कि वो वसीयत जाली है। तुम जो भी समझो, तुम जरा मेरी वकील से मुलाकात का बंदोबस्त कराओ। हो सकता है कि वो आपसे मुलाकात ना करना चाहता हो। तुम्हारी ये बातें मुझे सख्त जहर लगती है शिराज, जो पहले से सोच के बैठ जाते हो कि ये हो या ये ना हो। तो मेरे से मुलाकात का बंदोबस्त कराओ। मम्मी जी, हमारी मुखालिफ पार्टी ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। इफ्तिखार बहुत होशियार है। उससे बात करके तो देखो, हम उसके ऑफिस उससे मिल लेंगे, अगर नहीं तो अपने घर बुला लेंगे। ओके ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उससे। अगर बात नहीं बनी तो फिर आपने क्या सोचा है? कैसे नहीं बनेगी? हमारे सब केसेस लड़ता रहा, नमक हरामी नहीं करेगा वो। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोफेशनल वकील है, उसकी अपनी सोच है। मम्मी जी, हम किसी की सोच और या इरादे को कैसे बदल सकते हैं? तुम आखिर चाहते क्या शिराज? गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? साफ बात करो मेरे से। मम्मी जी, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। लेकिन उसके लिए अपनी अना को जो है साइड पे रखना होगा और अक्ल से सोचना होगा। मम्मी जी, अगर जरूरत के तहत झुकना पड़े तो
चुप जाना चाहिए। बेशक बाद में सामने वाले को झुकने पर मजबूर करते हैं। तुम अपनी अकल रखो अपने पास। जैसा मैंने कहा है वैसा करो और बस। वकील से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करवाओ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से खासी बेहतर है। या अल्लाह तेरा शुक्र। अगर आज उनकी तबीयत ज्यादा बेहतर रही तो कल हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। 2-4 रोज में आप उन्हें घर ले जाइए। इतनी जल्दी? जी हाँ, हॉस्पिटल में ज्यादा अरसा रहने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के दरमियान में रहेंगी ना तो उनकी सेहत बेहतर रहेगी। जैसा आपका मशवरा। या अल्लाह तेरा शुक्र। सिद्दीक साहब, जरा मेरे पास आइए। नंबर तो यही है, ये मुसलसल बंद क्यों जा रहा है? कहीं नंबर चेंज तो नहीं हो गया? जी शेर साहब। सिद्दीक साहब, अहमद साबिर साहब का नंबर चाहिए। लेकिन मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? आप मेरी बात का यकीन करें। एक बात कान खोलकर सुन लें, आप इस फर्म में सिर्फ अकाउंट्स कंट्रोलर नहीं हैं, आप भाई के राजदार भी हैं। घरेलू और ऑफिस के तमाम मामलात में आप शामिल रहे हैं। अब भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस फर्म का हेड मैं हूं, इसलिए वही होगा जो मैं कहूंगा। जी प्लीज जाइए और अहमद साबिर साहब का नंबर तलाश कीजिए। मैंने आपसे कुछ कहा है? जी बेहतर, मैं तलाश करता हूं। अयाज की जबान से तो बहुत दफा आपका जिक्र सुना था, लेकिन मुलाकात आज हो रही है। जी बिल्कुल। अयाज भाई ने अपने बेटे के लिए जो वसीयत तैयार करवाई थी, वो आपने तैयार की थी? जी हाँ। वकील साहब, सुना है कि इफ्तिखार आपको अदालत में गवाह के तौर पे पेश करना चाह रहा है, आप जाएंगे? जी बिल्कुल, जरूर जाऊंगा। मम्मी का हुक्म है कि आप अदालत नहीं जाएंगे। मैं अदालत का हुक्म मानूं या आपकी मम्मी का? अरे नहीं नहीं वकील साहब, आप शिराज की बात शायद समझ नहीं रहे हैं। आप हमारी कंपनी के पुराने वकील, जरूरत के वक्त तो हम आपसे मदद मांग सकते हैं ना। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेजात मैंने तैयार किए हैं, अगर उसकी तस्दीक के लिए अदालत ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। देखिए वकील साहब, अयाज भाई के ससुराल वाले इस वसीयत की आड़ में हमारी दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, उस बच्चे को जो कुछ मिलना है वो उसको जरूर मिलेगा, लेकिन बालिग होने के बाद आप क्यों परेशान होते हैं उसके लिए? आप समझ नहीं रहे बात को वकील साहब। आप जानते नहीं उन लोगों को। वो इस किस्म के लोग हैं कि बच्चे के बालिग होने से पहले ही उसकी सारी जायदाद हड़प कर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा कर सकती हैं। उस केस की वकालत मैं खुद करूंगा, लेकिन इस वक्त अदालत जाने से आप मुझे नहीं रोक सकती। अगर हम, मेरा मतलब है कि कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर रहते हुए कोई डील, मेरे कहने का मतलब है कि सॉरी मिस्टर शिराज, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। चंद टुकड़ों के खातिर मैं अपना ईमान बेच दूं, ये मैं कर नहीं सकता। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज।
अम्मी अदनान कैसा है? ठीक है बेटा, हर वक्त अपनी खाला की गोद में चढ़ा रहता है। कैसा बेटा है मेरा। ससुराल में थी तो हर वक्त सूरा के पास रहता था और यहाँ आई हूँ तो खाला से चिमटा रहता है। वो जानता है ना मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं करता। अम्मी कोर्ट की कोई प्रोग्रेस हुई? बेटा मैं भी कल नहीं जा सकी। वो इफ्तिखार कह रहा था कि कोर्ट में वसीयत तैयार करने वाला वकील कल पेश होगा। अल्लाह करे जल्द ही कोई फैसला हो जाए तो मुझे भी सुकून मिले। तुम परेशान ना हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी प्लीज मुझे घर ले जाएं, मुझे यहाँ मुझे वहशत होती है यहाँ। बेटा वो डॉक्टर कह रहे थे कि 1-2 दिन में बस फारिग कर देंगे। नहीं अम्मी प्लीज 1-2 दिन नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ, प्लीज अम्मी। ओके मेरी जान, मैं बात करती हूँ। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। मम्मी जी आप बात क्यों नहीं समझ रही? सब समझ आ रही है मुझे, लेकिन मैं उन लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ कभी नहीं बढ़ाऊंगी। लेकिन भाभी जब तक जिंदा है आप तब तक मामला बेहतर बना ले, उसके बाद हाजरा खातून और उसकी बेटी से लड़ना आसान होगा। वो तो ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मम्मी जी आपको पोते की गार्जियनशिप उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि भाभी जिंदा है। उसके बाद आपको पोता मैं लाकर आपकी गोद में डाल दूंगा। लेकिन अगर ये जोहा इसी तरह मर मर के जीती रही तो मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी? मुझे मेरा पोता अभी और इसी वक्त चाहिए। आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मैं अदालत में ये साबित कर दूंगी कि एक औरत जिसके पैर कब्र में लटके हुए वो एक बच्चे की निगहदाश्त नहीं कर सकती सही तरीके से। मम्मी जी अदालत आपकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी। हम एक काम करते हैं, हम वकील से बात कर लेते हैं। कौन सी बात? यही कि हम बहू से कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। जो मामलात हमारे अदालत में चल रहे हैं हम उसे आपस में मिलजुल कर हल कर लेंगे। मम्मी हमारा मकसद सिर्फ टाइम गेन करना है, उस वक्त तक जब तक कि भाभी की जिंदगी का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन तुम मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मैं उस 2 टके की औरत हाजरा के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और इफ्तिखार बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी। वो मलिहा है? वो तो बेटा स्कूल से सीधी जोहा के पास हॉस्पिटल चली गई थी। कोई खास काम? जी आंटी मैं ये बताने आया था कि वो वकील जिसने वसीयत बनाई है उस पर जोहा की सास ने प्रेशर डाला है कि वो अदालत में हाजिर ना हो। ये तो बहुत खतरनाक बात है। जी लेकिन आप परेशान ना हो, वो वकील काफी सच्चा और ईमानदार आदमी है। सुरैया बेगम बहुत जालिम और मकार औरत है। अपना मकसद हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आंटी हक और बातिल की इस लड़ाई में हमें लोगों पर एतबार तो करना होगा। लेकिन बेटा क्या कल वकील हमारे हक में गवाही देगा? इंशाल्लाह वो अदालत में जरूर हाजिर होगा। अल्लाह करे कल अदालत में हमारे हक में फैसला हो जाए इंशाल्लाह। योर ऑनर, आज मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने अपनी मुवक्किला सुरैया बेगम की जानिब से एक दरखास्त पेश करना चाहता हूँ। कैसी दरखास्त? योर ऑनर, मेरी मुवक्किला सुरैया बेगम इंसानी रिश्तों और उनके एहतराम की कायल हैं। योर ऑनर, उन्हें यह बात बहुत तकलीफ दे रही है कि उनकी बहू और समधन अदालत में उनके मुखालिफ खड़ी हैं और उस बच्चे के लिए लड़ रही हैं जो उनके लिए भी उतना ही प्यारा है जितना कि मेरी मुवक्किला के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मेरी मुवक्किला ये चाहती हैं कि जो इख्तलाफात और तनाज़ा इस वक्त अदालत में डिस्कस हो रहा है वो घर की चारदीवारी में अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल कर लिया जाए। लेकिन इस अदालत में भी तो आपकी ही मुवक्किला ने दरखास्त दी थी, उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ?
योर ऑनर, मेरी मौकिला इस बात पर नादिम है और मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरखास्त करती हैं कि उन्हें 6 माह की मोहलत दे दी जाए ताकि वो अपनी बहू और समधन के साथ इस मामले को अफाम व तफहीम के जरिए हल कर सकें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला अदालत से ये दरखास्त करती है कि उन्हें मुअज़्ज़ज़ शहरियों की तरह इस मामले को हल करने के लिए मोहलत दी जाए, बल्कि वो अपनी बहू और समधन से भी ये दरखास्त करती हैं कि वो एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इस मामले को हल करने की कोशिश करें। अदालत सुरैया बेगम की दरखास्त मंजूर करते हुए दोनों फरीकैन को ये हुक्म देती है कि इस मसले को निहायत ईमानदारी, खुश उसलूबी और खुलूस के साथ हल करने की कोशिश की जाए। इसके लिए अदालत उनको 3 माह की मोहलत देती है। मलिया, देखना बाहर कौन है। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। क्या बना कोर्ट में? सुरैया बेगम की चाल कामयाब हो गई है। क्या मतलब? उसने अदालत से मोहलत मांग ली है, लेकिन किस बात की? इस केस को अपने तौर पर हल करने की। अदालत ने दोनों फरीकैन को 3 महीने का टाइम दिया है कि इस मसले को हल करके अदालत को बताया जाए। जब आपस में इतनी रंजिशें हों तो मामला कैसे हल होगा? यही मैं सोच रहा हूं, लेकिन अब देखना यह है कि सुरैया बेगम का रवैया हम लोगों के साथ कैसा रहता है। कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है। लेकिन हमें अदालत का हुक्म तो मानना ही होगा। अल्लाह करे ये मसला मेरी जिंदगी में हल हो जाए। आप फिक्र ना करें, अगर सुरैया बेगम नेक नियति से यह मसला हल करना चाहती हैं तो ठीक है। अगर उन्होंने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो हम भी देख लेंगे। मम्मी जी, आप भाभी को एक क्रेडिट कॉल तो करें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आपको याद नहीं है आपने अदालत के सामने क्या वादा किया था कि ये सारे मामला हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल कर लेंगे। फिर क्या करूं? कम से कम उस काम का आगाज तो कर दें। बहू की तबीयत तो पूछें आप। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल ही चल गया शिराज शायद। ओफो, चले ठीक है, भाभी को मैं फोन कर देता हूँ। रुको, क्या कर रहे हो तुम? रिवाज की मैली चादर है सदियों से।